हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लेसन 6 ग्रामीण विकास का एक पार्ट अपन देख चुके हैं। आज अपन इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में अपन ने देख लिया था कि ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, अर्थात गाँवों में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास ही ग्रामीण विकास कहलाता है। और अपन ने यह भी देख लिया था कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है और ग्रामीण विकास के अंदर क्या क्या किया जाएगा। आज अपन उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि ग्रामीण विकास के अंदर साख का क्या महत्व है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि साख किसे कहते हैं और फिर हम देखेंगे कि गांवों के विकास के अंदर साख की क्या उपयोगिता है। तो साख का मतलब होता है क्रेडिट। अब इसको मैं इस तरह समझाती हूँ। साख मतलब इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं क्रेडिट, और यह लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अर्थात क्रेडिट, जिसको अपन हिंदी में साख कहते हैं, ये लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ है आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साख का मतलब किस तरह से देखेंगे तो ग्रामीण साख का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों को ऋण प्रदान करना। ऋण अर्थात अब यहाँ पर आई बिलीव या मैं विश्वास करता हूँ, इसके अंदर जो ऋण दाता होता है वो जो ऋण ग्रहण करता है उसके ऊपर विश्वास करता है कि ऋण दाता जो ऋण ग्रहण करने वाले को ऋण देता है अर्थात पैसे देता है, वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है और एक निश्चित ब्याज दर के ऊपर वो दिया जाता है। अर्थात जो साख है वो एक तरह का विनिमय है जिसमें ऋणदाता होता है और दूसरा ऋणी होता है और ये एक निश्चित अवधि के अंदर उस ऋणी को ये ऋण लौटाना होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में साख का मतलब होता है गरीबों को या फिर जिनको आवश्यकता है, गांव में रहने वाले जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता है उसे पैसा देना और वो पैसा एक निश्चित अवधि के लिए देना और एक निश्चित ब्याज दर पे देना और विश्वास के ऊपर देना कि यह पैसा साल भर, 2 साल या 5 साल जो भी अवधि तय की है उस अवधि में वो ब्याज समेत लौटा देगा। क्लियर? इट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में साख का मतलब सीधा सीधा कहो तो ये है कि जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देना एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पे, और उस निश्चित अवधि पूरी हो जाने पर वो ऋणग्राही जो होता है, जो ऋणी मनुष्य होता है, वो जो ऋणदाता होता है उसको ब्याज सहित पैसे वापस लौटाता है और ये सब काम होता है विश्वास के आधार पर, इसलिए उसको कहते हैं क्रेडिट या साख। तो अभी तो हमने ये समझ लिया कि साख किसे कहते हैं। अब बात अपन करते हैं कि क्या आवश्यकता है हमें ग्रामीण क्षेत्र में साख देने की। तो बच्चों, जैसे लास्ट लेसन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भारत गांवों का देश है। भारत की 75% पब्लिक गांवों में रहती है और जो लोग गांवों में रहते हैं वो उसकी भी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी भी लगभग 65% जो पब्लिक है वो कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ी हुई है। अर्थात उनका जो रोजगार है, उनकी जो रोजी रोटी वो किससे जुड़ी हुई है? कृषि और कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों से। तो क्योंकि अपना ये लेसन क्या है, वर्तमान भारत की चुनौतियाँ, और वर्तमान भारत की जो चुनौतियाँ हैं उसके अंदर हमारा जो महत्वपूर्ण चुनौती क्या है कि देश का विकास करना, देश की गरीबी को, निर्धनता को भी दूर करना। तो यदि हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो हमें किसको सुधारना होगा? ग्रामीणों को। क्यों? क्योंकि हमारी अधिकांश पब्लिक तो गाँवों में रहती है। अब गाँवों में जो लोग रहते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? ज़्यादातर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़। इट मीन्स खेती और खेती से जुड़े हुए धंधे, जिसे पशुपालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, माइनिंग, लकड़ी काटना, बागवानी, कपास यानी रुई वगैरह। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, सब किससे जुड़ी हुई है? खेती से या कृषि से जुड़ी हुई है। तो अब इन किसानों को खेती का कार्य करना है, उसके लिए बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, उसकी जो भूमि की जुताई करनी है, कृषि के उपकरण खरीदने हैं। यदि वो पशुपालन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनको उपकरण चाहिए, मछली पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी जो भी कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको जमीन,
जमीन को सही करवाना, उसके उपकरण, खाद, बीज, इन सब की आवश्यकता होती है और इन सब के लिए उनको आवश्यकता है पैसों की। अब ये पैसा वो अपने आप में पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के अंदर जो अधिकांश लोग क्या है, अशिक्षित है। अशिक्षित है तो क्या हो रहा है कि जो साख उनके पास है, जो पैसा है, वो भी वास्तव में उस जिस उद्देश्य के लिए उनको पूरा करना है वो उद्देश्य भी उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने 3 चीजें लिखी है। नंबर 1, एक तो साख कम, यानी पब्लिक के पास इतना पैसा है ही नहीं, और यदि किसी के पास भी है तो वो सही व्यक्ति के पास नहीं है, मतलब जिसको वास्तव में आवश्यकता है वहां तक वो नहीं पहुंच रहा है। और तीसरी बात कि जिस उद्देश्य वो जो पैसा है वो किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में आ रहा है, वास्तव में जो उद्देश्य है उससे पूरा नहीं हो रहा है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा है, समझदारी भी कम है, तो जो साख, पहली बात तो साख बहुत कम है, और थोड़ी बहुत साख है भी सही, या जो भी पैसा है वो भी उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उनको बीज, खाद, कृषि उपकरण, भूमि सुधार, कृषि से जुड़ी गतिविधियां, पशुपालन, रेशम कीट, मधुमक्खी पालन, रोजगार के अवसर, फसलों का उचित दाम देने के लिए, प्राकृतिक आपदा के समय मदद के लिए और शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए उनको साख देने की आवश्यकता है। आ रहा है आपको समझ में? गांव के लोग अपना कार्य अच्छे से कर पाए, अपनी खेती बड़ी अच्छे से कर पाए, प्लस अपना जो भूमि का सुधार कर पाए, और जो रोजगार के अवसर है, मतलब सरकार को उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास खेती भूमि ही नहीं है, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? तो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, प्लस एक बात मैंने और लिखी है कि फसलों का उचित दाम देने के लिए, वो लोग जो फसल उगा रहे हैं उनका दाम भी उनको उचित मिल सके। प्राकृतिक आपदा के समय मान लो कभी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, ऐसे के अंदर उनकी फसलें नष्ट हो गई है, तो ऐसे में उनकी मदद के लिए, और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए। वर्तमान के अंदर हमारे जो गांव की पब्लिक है वो शहरों की तरफ पलायन कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, खेती बाड़ी के अंदर मानसून का जुआ है, खेती तो कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो उनको उनकी फसलों के उचित दाम भी नहीं मिल पाते, तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। और जो लोग भूमिहीन हैं उनके लिए तो और ज़्यादा समस्या है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ करके शहर में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए सरकार ये प्रयास करती है कि उनको पैसा दिया जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको लोन दिया जाए, उनको ऋण दिए जाए, अलग अलग स्कीमों के तहत उनको अपने कार्य के लिए अलग अलग तरह के ऋण दिए जाते हैं। और इस प्रकार सरकार के द्वारा ग्रामीणों की मदद के लिए जो ऋण दिया जाता है वही साख कहलाता है। अब साख भी 3 तरह के होते हैं अवधि के आधार पर, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन नाम से क्लियर है, बहुत कम समय के लिए। मध्यकालीन का समय अल्पकालीन से अधिक होता है लेकिन दीर्घकालीन से कम होता है, और दीर्घकालीन के अंदर बहुत अधिक समय के लिए सरकार इनको ऋण या लोन देती है। अल्पकालीन जो लोन होता है या साख दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो 15 माह के लिए दिया जाता है। तो 15 माह के अंदर किसान को वो पैसा वापस लौटाना होता है। तो 15 माह के अंदर तो वो क्या काम कर पाएगा, खाद या बीज के, मतलब उसने अभी पैसा लिया, सरकार से ऋण लिया, खाद ले आया, बीज ले आया, है ना, और अपने खेतों में बुआई कर दी, और जब उसकी फसल पक गई तो वो सरकार को 15 महीने के अंदर अंदर वापस लौटा देता है। लेकिन जो मध्यकालीन जो ऋण होता है वो 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है। तो इसमें खाद बीज के साथ किसान कुछ बड़े कार्य भी कर सकता है, जैसे भूमि का अस्थायी सुधार है ना, छोटे मोटे उपकरण खरीदने, जिसको यूज करके 5 साल के अंदर वो पैसा वापस लौटा देता है। लेकिन जो दीर्घकालीन ऋण होते हैं वो बच्चों 5 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए होते हैं। और ये जो ऋण में क्या होता है कि किसान ट्रैक्टर, मतलब लाखों के अंदर ऋण मिलता है, तो ट्रैक्टर खरीद सकता है, भूमि खरीद सकता है, भूमि का स्थायी सुधार कर सकता है, तो बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो जैसी जिसकी आवश्यकता, जिस किसान की जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग सरकार उसको साख प्रोवाइड कराती है, सरकार उसको ऋण उपलब्ध कराती है, और वही ऋण उसके लिए साख कहलाता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये स्रोत क्या क्या है। मतलब सरकार, अपन ने बात तो कर दी कि सरकार इनको लोन उपलब्ध कराती है, वही साख है, लेकिन ये लोन किस तरह से उनको उपलब्ध कराती है, यानी गांव में रहने वाले लोग पैसा कहाँ से लाते हैं,
पहले उनके पास मुद्रा कहाँ से आती है? तो इसके बच्चों दो उपाय, एक तो संस्थागत उपाय और एक होता है गैर संस्थागत। नाम से क्लियर है, संस्थागत अर्थात वे स्रोत जो वैधानिक स्रोत है, जिसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, जो जिनका पंजीयन है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, और जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके अधीन है, उसके अंडर में है, वो सारी संस्थाएं जो सरकारी है, सरकार के अधीन है, आरबीआई के अधीन है, जिनके पास पैसा भारतीय रिजर्व बैंक से आता है, जो रजिस्टर्ड है, जो वैधानिक है, ऐसी सरकार को, ऐसी संस्थाओं को संस्थागत संस्था कहते हैं। और इसमें हमारे सभी तरह के वाणिज्यिक बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र है, ये आईसीआईसी बैंक, बहुत सारे बैंक के नाम है, मैं कुछ के ही ले पा रही हूँ। उसके अलावा कुछ सहकारी समितियाँ होती हैं जो गाँवों के अंदर होती है, फिर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं, और उसके अलावा ये होता है नाबार्ड, NABARD। बच्चों, नाबार्ड का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। NABARD इट मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक राष्ट्रीय बैंक है जो गाँव ग्रामीण विकास के लिए काम आता है। ऐसा बैंक जो राष्ट्रीय बैंक जो गाँवों के विकास के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है, अर्थात ग्रामीणों के लिए वित्त पोषण की जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा, खादी ग्रामोद्योग के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक बैंक के द्वारा और सहकारी समितियों के द्वारा जब किसानों को पैसा दिया जाता है, किसानों को लोन दिया जाता है, तो इसको संस्थागत संस्थाएं कहते हैं। अब ये जो संस्थागत संस्थाएं होती है बच्चों, ये केवल उत्पादक कार्यों के लिए लोन देती है, गैर उत्पादक कार्यों के लिए लोन नहीं देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्पादक और गैर उत्पादक क्या होता है? उत्पादक का मतलब ऐसे कार्य जिसके एवज में सरकार को रेवेन्यू मिलता है ना, और गैर उत्पादक कार्य अर्थात जैसे शादी ब्याह, मृत्यु भोज, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, ऐसे कार्यों के लिए इन संस्थाओं से इन किसानों को लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उनको गैर उत्पादक माना है, उनके द्वारा सरकार को किसी प्रकार का रेवेन्यू नहीं मिलता है। आपको क्लियर हो गया? ये हो गया संस्थागत संस्था। अब होता है गैर संस्थागत, अर्थात ऐसी संस्थाएं जो सरकारी नहीं है, उनका किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का पंजीयन नहीं है, और विश्व अपना जो आरबीआई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इनको अपन देशी बैंकर्स कहते हैं। और देशी बैंकर्स में कौन आते हैं? साहूकार, जमींदार, बनिए, महाजन, मित्र, रिश्तेदार, ये सब कहलाते हैं देशी बैंकर। अर्थात किसी किसान को पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो वो तो बनिए के पास ले आएगा या साहूकार के पास ले आएगा या अपने किसी रिश्तेदार या मित्र से पैसा उधार ले लेता है। लेकिन इसका सबसे अधिक नुकसान ये है, इसे पैसा मिल तो बहुत इजीली जाता है। जहाँ इन संस्थागत जो संस्थाएं, वहाँ पर बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, बहुत समय लगता है। लेकिन जो गैर संस्थागत तरीका है वहाँ पैसा इजीली मिल जाता है, किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। प्लस सरकारी जो संस्थाओं में लोन लेने में किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है, लेकिन जो गैर संस्थागत संस्थाओं से अर्थात बनिए, महाजन, साहूकार से जब ऋण लिया जाता है तो धोखा होने की भी संभावना रहती है। तो इसका जो कमियां हैं वही है, यही है गैर संस्थागत संस्थाओं की के ब्याज दर बहुत अधिक होती है, धोखा होने की संभावना रहती है और ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है और वो किसान कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन फायदा ये है कि उत्पादक और गैर उत्पादक दोनों कार्यों के लिए लोन देती है, दोनों कार्यों के लिए ऋण देती है। गैर उत्पादक यदि उसका किसी किसान के कोई विवाह है, मृत्यु भोज करना है, कोई धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करना है और उसको यदि पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन बनिए, महाजन या साहूकार से ले लेता है। और बनिए, महाजन, साहूकार भी क्या करते हैं, बहुत अधिक ब्याज दर के ऊपर उनको पैसा देते हैं, तो वो बेचारा ब्याज चुका पाता है और मूल यानी जो मेन प्रिंसिपल है वो तो वैसा ही रह जाता है। तो जो गैर संस्थागत स्रोत से जो लोन लेते हैं उसमें काफ़ी नुकसान है। तो ये दोनों शाख के स्रोत है,
दोनों ही तरीके हैं। गांवों के अंदर आज भी वर्तमान में भी गैर संस्थागत तरीका भी अभी भी प्रचलन में है, लेकिन जो संस्थागत तरीका है वही सही तरीका है। चाहे इसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ती है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये विश्वसनीय तरीका है, इसमें धोखा होने की कोई संभावना नहीं रहती है क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन गैर संस्थागत तरीके में आसानी से पैसा मिलता है, उत्पादक और गैर उत्पादक दोनों कार्यों के लिए पैसा मिलता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, लेकिन धोखा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन अच्छे से देख लिया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साख क्या है, साख का अर्थ क्या है। साख मतलब होता है विश्वास के आधार पर पैसों की मदद करना, आर्थिक मदद करना, जिसको निश्चित समय के बाद ब्याज के साथ वापस लौटाना होता है। साख अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन 3 तरह की साख पढ़ ली और साख के दोनों तरह के अपन स्रोत पढ़ लिए। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगली बातों के साथ हम अगली वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।